स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। सारी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी हुई है और जी, सबसे ज्यादा अगर किसी देश को नुकसान हो रहा है, जी, प्रतिष्ठा का नुकसान हो रहा है, आर्थिक धरातल पर नुकसान हो रहा है, तो वो है भारत। और हालत यह है कि मीडिया के बाजार में सबसे ज्यादा जो चीजें चल रही हैं वो है अफवाहें। जैसे आज सवेरे से एक अफवाह चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी में अ, अपनी नौसेना भेजने का ऐलान कर दिया है और उस बात को इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बुलाया था लोगों को, तो कई देश अपनी नौसेना लेके वहां पहुंचे, तो उसकी उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने ये किया हो। लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त तो भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि भाई हमसे तो कुछ कहा ही नहीं गया। जी, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस अपील में अपने शामिल ही नहीं किया। लेकिन जी, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पूर्व में कुछ फ्रिगेट और कुछ डिस्ट्रॉयर अपने कुछ 3-4 तैनात किए हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर भारतीय जहाजों को वो सुरक्षा देते हुए, उनको एस्कोर्ट करते हुए उनको लाया जा सके। जी, इसलिए तैनात किए गए हैं। लेकिन उसी को इस तरीके से मीडिया ने लपेट कर एक सनसनीखेज बनाकर पेश की है। हाँ, अब ये तो हो रही अफवाह की बात। अब आइए हकीकत पर। यथार्थ ये है कि भारत वैसे तो दुनिया के हर संगठन में भारत की मौजूदगी है। ब्रिक्स का भी भारत सदस्य है और एक जमाने में भारत के आग्रह पर भी ईरान को ब्रिक्स की सदस्यता प्राप्त हुई थी, उसको बनाया गया था। क्वाड में भी भारत है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में इतना कुछ घटित हो रहा है इस वक्त, सारी दुनिया बदलाव के कगार पर खड़ी हुई है, लेकिन भारत की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। भारत किसी भी घटना को प्रभावित कर पाने की क्षमता से वंचित है। वंचित ही नहीं, वो उसके पास कोई पहलकदमी नहीं है। उसके हुँ, पास कोई योजना ही नहीं है कि वो कुछ करे। हुँ, अगर वो, मुझे लगता है, कुछ करना भी नहीं चाहते, और करना भी चाहते होंगे तो समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें। बावजूद इसके कि ब्रिक्स की बागडोर इस वक्त भारत के हाथ में है, इसके बावजूद भारत कुछ भी न करता है, न करना चाहता है, सिवाय इसके कि अमेरिका जो कह देता है उस पर धर्म पूर्वक, जैसे कि भारत को कोई दैवीय आदेश प्राप्त हुआ हो कि आपको डोनाल्ड ट्रंप का अनुयायी होना है, और उस प्रकार भारत करने लगता है। तो ये जी। जो स्थिति है, इससे भारत को जो नुकसान हो रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं शीतल जी? आपका इस पूरे घटनाक्रम पर काफी गहरी नजर है। नहीं, नहीं, आपने बड़ी अच्छी भूमिका बताई और ये दरअसल अभी हम्म, मिहिर जोशी ने ब्लूमबर्ग में एक लेख लिखा है इसी बारे में, जी। कि ऐसा क्या बात है कि आज के भारत की, हम्म, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, हम्म, जिसकी भौगोलिक और भू-राजनैतिक स्थिति ऐसी है हम्म, कि जिसके जो हर जगह है, जो हम्म, आपने बिल्कुल सही बताया कि शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और आपका क्वाड, आपका ब्रिक्स, हम्म, और पहले तो हमारे यहाँ अपना ये जो दक्षिण के राज्य देश हैं ये हमारे दक्षिण हम्म, एशिया के, इनका भी एक संगठन था जो अब मृतप्राय है, हम्म, वहाँ भी भारत की एक भूमिका होती थी। हम्म, और इज़राइल ने एक संगठन बनाया है दुबई के साथ, हम्म, उसमें भी भारत है, हम्म, इनवाइटी और ये। और जो अभी ट्रम्प साहब ने एक पीस प्लान चलाया था, हम्म, उसमें भी हम शामिल तो नहीं हुए लेकिन इनवाइटी हम भी हैं। हम्म। तो वो जो वहाँ पे कुछ गाजा के लिए। गाज़ा में कुछ बनाने के की बात है, बिल्डर हैं वो चूँकि। हम्म, तो हर जगह हम भर्ती तो कर लिए जाते हैं। हम्म, इस समय हम ब्रिक्स में चेयरमैन हैं, हम्म, मतलब हमारे हम उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इस बार हमारे यहाँ सब होना है, हम्म, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम्म, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी भूमिका यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलखिलाते हुए फ़ोटो किसी के साथ या झप्पी पाते हुए हम्म, या पता नहीं क्या बुदबुदाते हुए, जिसको एनआईए आजकल सुनवाता नहीं है। क्योंकि हम्म, पहले जो सुनवा-उनवा देता था तो उसमें लोग निकाल लेते थे कि साहब अंग्रेज़ी बोल रहे थे तो समझ नहीं पाए या क्या हुआ वगैरह। तो अब एएनआई ने ये किया है कि वो आवाज़ ही नहीं देता। सिर्फ़ हम्म, आपको फ़ोटो चित्र दिखेगा, मूक चित्र आपको प्रस्तुत किया जाता है वीडियो, तो हम्म, आप उसमें अपना अर्थ निकालते रहिए या अर्थ जोड़ते रहिए। हम्म, और ज़्यादातर जगहों पर ये हो रहा है कि जो टेलीविज़न चैनलों में बहसें होती हैं, उसमें पहले तो एंकर प्रधानमंत्री जी की ओर से बैटिंग करता है, फिर वो कुछ ऐसे लोगों को बुला लेता है कि जो भी इसके बावजूद झूठ बोलते हैं, और फिर उसके बाद एक-आध उसमें विशेषज्ञ के नाम पे लोग होते हैं जो या तो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं या पत्रकार होते हुए आरएसएस में ही रहते हैं। तो हम्म, वो बताते हैं कि नहीं, नहीं बहुत अंदर-अंदर बहुत काम हो रहा है।
आपको पता नहीं है, इस समय देश को एक साथ रहना चाहिए। वो तो बार-बार उनको देश को हर समय एक साथ ही रहना होता है। एक साथ रहने का मतलब प्रधानमंत्री के पीछे रहना चाहिए। हम्म, हम दुनिया में देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब को उनके देश में उनके एक बहुत सीनियर अधिकारी ने, जो काउंटर टेररिज्म को संभालते थे, उनके लिए इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि आपका फैसला गलत है, हम्म। और उनकी आलोचना वो करनी। ट्रम्प के बहुत पुराने साथी और प्रशंसक रहे हैं। यस। बहुत लंबे अरसे तक फौज में काम किया है, सीआईए में काम किया है उन्होंने। हाँ, बहुत लंबा उनका करियर है। हम्म, और वहाँ जो है लगभग आधा दर्जन जगहों के तो गवर्नर्स को मैं जानता हूँ जिनके डिटेल्स आ चुके हैं। हम्म, कॉलमिस्टों की तो लाइन लगी हुई है, हम्म, पत्रकारों की लाइन है, संस्थानों की भी लाइन है वहाँ, हम्म, जो उनके इस पूरे युद्ध कार्यक्रम पे उनकी एकदम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम्म, और सीएनएन वगैरह ने तो सब जगह युद्ध में लोगों को भेज रखा है। और वो मतलब एक जनरल रोज सर्वेक्षण आते रहते हैं। अभी नया सर्वेक्षण आया कि 71% दुनिया के लोग जो हैं वो ट्रम्प साहब के और इजराइल साहब के मतलब उनमें घृणा के पात्र हैं ये लोग। ये सर्वेक्षण अमेरिका सीएनएन ने चलाया। जी। लेकिन हमारे यहाँ बैठ के समझाते हैं लोग। अभी मैं आपसे के रिकॉर्डिंग से ठीक पहले एक जगह था दुर्भाग्य से, तो वहाँ वो एक पत्रकार कम विश्लेषक महोदय यही समझा रहे थे कि ये देश इस समय एक रहने का है, मोदी जी के पीछे खड़े होने का है और आगे खड़े होने का है, और मोदी जी ये कर रहे हैं और ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। इस तरह की चारणगिरी हमारे समाज में जो है वो क्या करती है कि विषयों की गंभीरता नष्ट कर देती है, विमर्श को नष्ट कर देती है, और अगर आलोचना नहीं होगी तो कमियों का पता ही नहीं चलेगा, तो सुधार कैसे होगा कोई। बिल्कुल। तो एक स्वस्थ होने के लिए जो चीजें जरूरी है, किसी जैसे मनुष्य को स्वस्थ होने के लिए उसका बीच बीच में रक्त और सबका टेस्ट होना चाहिए, वैसे ही डेमोक्रेसी के लिए है कि उसका मीडिया, जुडिशरी और स्वायत्त संस्थाएं सब हमेशा टेस्ट करती रहें, गलत चीजों को गलत कहती रहें, सही को सही कहती रहें कि ये दुरुस्त हो। लेकिन हमारे यहाँ दुरुस्तीकरण की प्रणाली ही खत्म है। अब आते हैं वहां जहाँ के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम पे बात की है। अभी जो हमारी आपकी बात हो रही है उससे 2 घंटे 2.5 घंटे पहले रियाद के चारों तरफ, जो रियाद उनकी राजधानी है सऊदी अरब की, उसके चारों तरफ जो पेट्रोकेमिकल कारखाने हैं उन पे सब पे भारी हमला किया है ईरान ने। ये तब किया है जब इसके ठीक पहले जीसीसी के देश प्लस पाकिस्तान की एक बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी देश गल्फ के शामिल थे ईरान के अलावा, और सबने ईरान को चेतावनी दी थी एक तरह से कि आप जो है आपने अति कर दी, अब नहीं करेंगे, और इजराइल आप पे हमले कर रहा है, आप इजराइल पे करिए, लेकिन आप हम पे हमले क्यों कर रहे हैं। ये सब कहने की बात हुई थी। लेकिन हमने देखा कि वहां ये हुआ कि ईरान ने न सिर्फ कतर पे हमला किया और तगड़ा हमला किया, और उससे अब आने वाले दिनों में एलएनजी की सप्लाई पे दुनिया भर में असर पड़ गया, बल्कि उन्होंने सऊदी अरब पे भी कर दिया जो इसकी लीडरशिप कर रहा था। दरअसल इजराइल चाहता भी यही था इस हमले से। वो जो इस पे उसने हमला किया है इनके एलएनजी के इलाके में, चूंकि एक दो काम है। एक तो इस इलाके से 80 से 82% जो ईरान में बिजली बनती है, ईरान की अपने इंटरनल कंजम्पशन की जो बिजली पैदा होती है, वो इसी इलाके से गई हुई एलएनजी से बनती है। जी। इस इलाके में आग लगाने का मतलब है, और ये प्राकृतिक इलाका है, कि इस इलाके में आग लगाने का मतलब है कि पूरा देश अंधेरे में डूब जाए ईरान। और वो ये जानता है इजराइल की ऐसा करने की प्रतिक्रिया करेगा ईरान, और प्रतिक्रिया में वो इन देशों पर हमला करेगा जो उसके चारों तरफ है और जो मुस्लिम देश हैं। ईरान अब इसमें चाहता है कि सिर्फ अमेरिका से काम नहीं चल रहा है, कुछ और लोग कूदें इस युद्ध में। जी। ईरान इसके लिए उकसा रहा है, लीडरशिप की हत्या करना हो, तेहरान के चारों तरफ पेट्रोकेमिकल कारखानों में आग लगानी हो, या इस गैस फील्ड में आग लगानी हो। इजराइल का जो लक्ष्य मुझे लगता है, इजराइल अब इसमें और लोगों के पार्टिसिपेशन चाहता है इस युद्ध में, या ये भी साबित होता है कि वो कठिनाइयों में है और सिर्फ अमेरिका से उसका काम नहीं चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका का खुद अपने आप से काम नहीं चल रहा है। जी। वो सारी दुनिया में उलझ हो और सबको कि मैं इसको कह रहा हूं और कोई नहीं आ रहा है, और हमने सबकी मदद की और अब ये लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस सब से ये लग रहा है कि ये दोनों पहलवान जो है अपनी अपनी स्थितियों से संतुष्ट नहीं है,
और ये उस ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर शंका की थी इस युद्ध के शुरू होने पर बहुत से विशेषज्ञों ने, कि ये युद्ध ईरान जीतेगा। अब धीरे-धीरे मुझे भी ये पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन रोज की घटनाएं ये विश्वास कराती हुई लग रही हैं कि ऐसा हो न जाए, और ऐसा हुआ तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो, उसमें ये तो सही है कि इस समय दुनिया का भारी नुकसान हो रहा है और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस युद्ध ने चौपट कर दिया है। शेयर मार्केट्स चौपट है, सप्लाई चेन चौपट है, फ्यूचर के जो फैसले होते हैं आर्थिक वो चौपट हैं। ये और जाहिर है युद्ध में जान माल का नुकसान तो होता ही रहता है। पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है इस सबसे, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में पेट्रोकेमिकल को हम जला रहे हैं और वो वातावरण में जा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, तो नुकसान बहुत तरह का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये युद्ध खत्म होते-होते जो वर्ल्ड ऑर्डर है और गल्फ के देशों के जो रिश्ते हैं, और पता नहीं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज अनफोल्ड नहीं है और मतलब भविष्य के गर्भ में है, वो चीजें अनफोल्ड होंगी और ये मामला लंबा चलेगा। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है कि ये मामला लंबा चल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कल मैं संयोग से दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित जो ईरान का जो संस्कृति केंद्र है, कल्चर सेंटर है, वहां गया था। वहां पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के विशेष दूत अयातुल्ला इलाही से मेरी और विनोद अग्निहोत्री की और आशुतोष जी की, इन 3 पत्रकारों की मुलाकात हुई। विनोद अग्निहोत्री ने उनके साथ एक इंटरव्यू भी लिया कैमरे पर। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे और कुछ बातचीत वगैरह की। तो उस बातचीत से भी लगा कि वो लोग भी पूरी तरीके से एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। और उनके पास ना उत्साह की कमी है, ना पहलकदमी की कमी है और ना विश्वास की कमी है। और उनकी जो कैच लाइन थी वो ये थी कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या बात। जो मुज्तबा खुमैनी के पिता जिनकी हत्या कर दी गई, अली खामनेई, वो भी बिल्कुल हमेशा कहते थे कि शहादत में सवाब है, शहादत में ही मुक्ति है। वो भी मैं इस तरह की बात वो करते थे, मतलब खुदा से मिलना और शहादत प्राप्त करना दरअसल एक ही बात है, मतलब शहादत में ही ईमान है। तो इस प्रकार की बात वो लोग लगातार कर रहे थे। बातचीत सब अंग्रेजी में हो रही थी, हालांकि वहां पे हिंदी और फारसी के दुभाषिये भी मौजूद थे, तो बहुत अच्छी चर्चा हुई उसके अंदर। और भी कई बातें हुई जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है और काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो ईरान तो पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। लेकिन इसमें जिस घटनाक्रम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि खाड़ी के देश जिनको अमेरिका ने सुरक्षा का आश्वासन दिया था और इसलिए उन्होंने इजाजत दी थी कि अमेरिका उनकी धरती पर अपने फौजी अड्डे बना ले। अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व में फौजी अड्डे बनाए, लेकिन उन फौजी अड्डों की मौजूदगी ही उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। अगर वहां पर फौजी अड्डे नहीं होते तो ईरान उनके ऊपर हमला नहीं बोलता। ईरान का सीधा कहना है कि भाई इन्हीं फौजी अड्डों से हमारे ऊपर मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, इन्हीं फौजी अड्डों से वहीं से जहाज उड़ के हमला कर रहे थे। जी। तो इसलिए ईरान ने उनके ऊपर जबरदस्त हमले वगैरह की। हालांकि वो जो अयातुल्ला इलाही थे वो कहते थे ये हमारे पड़ोसी देश हैं और हमें इनकी बड़ी फिक्र है, हम इनके फौजी अड्डों पे आक्रमण कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं आक्रमण कर रहे हैं। ये उनका पूरा तर्क है। बहरहाल शुरू इन खाड़ी देशों में प्रतिक्रिया क्या हुई? शुरू में तो ये खाड़ी देश अमेरिका से नाखुश हुए, अब हमें इनकी वजह से हमारी सुरक्षा असुरक्षा में बदल गई है। जी। बाद में इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इस युद्ध में बीच में कदम पीछे खींच ले। तो उन्होंने अमेरिका से कहा, तो ये कल तक की बात ये है, अमेरिका से वो कह रहे थे कि वो ईरान पे तब तक हमले कर रहे हैं जब तक ईरान निबट ना जाए। नहीं, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी स्टोरी की है। तो उन्होंने तो बल्कि ये सिद्ध किया है कि ये युद्ध से पहले भी जो योजना बन रही थी, सऊदी अरब उसमें शामिल था। उनका कहना है कि कुचनेर को $2 बिलियन दिए गए थे, कुचनेर की कंपनियों को, और कुछ और बिलियन वो मांग रहा है अब युद्ध लड़ने के लिए, कि उसने वो मैनेज किया। भाई वो तो इनका दामाद है ना, तो ट्रम्प साहब का, तो उसमें यह है कि वो उसने घर में माहौल बनाया और उसके लिए तैयार किया युद्ध के लिए। तो देखिए ये भी है कि जो ये शासक हैं इन देशों के, जो मोनार्कीज हैं, ये ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें एक आंच ये भी थी कि मोनार्कीज ध्वस्त हो सकती थी।
ये डर भी गए थे, तो उस समय ये लोग अमेरिका के पाले में बहुत ज्यादा चले गए थे और उसी समय सैनिक अड्डों वगैरह पर ज्यादा विस्तार हुआ है, खर्च हुआ है। इसके सारे पैसे अमेरिका ने इन्हीं लोगों से लिए हैं हम्म, और अभी जो टूट-फाट हुई है इसके भी पैसे वो इन्हीं से लेगा भविष्य में भी। हम्म, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध में इन लोगों को ये पता लग गया कि ये हवाई अड्डे बना लेने से इनकी सुरक्षा नहीं है हम्म, और उनका सारा कारोबार और उनकी साख सब इस समय खतरे में पड़ी हुई है। तो इसलिए वो जो सिचुएशन बन रही है कि मुझे लगता है कि ये युद्ध लंबा जो चल रहा है, 20 दिन हो ही गए। ये तो 2 दिन में 3 दिन में होने वाला था। हम्म, आज 20वें दिन हम लोग बात कर रहे हैं और अभी कुछ बिल्कुल। सामने परिदृश्य जो है ग्लूम है। तो कम इसलिए भी से कम 20 दिन तो और मान के चलिए ही। ये 10 अप्रैल तक तो, अब जो पहले मैं डेडलाइन बोलता था और एक तरह से मेरी डेडलाइन बचकानी साबित हुई, वो आप 10 अप्रैल तक तो मान के चलिए ही चलिए। इस बीच में अगर कुछ सकारात्मक घटित हो जाए तो बात दूसरी है। भाई लीडरशिप वहां है नहीं, आपने उसको मार दिया। सबसे हाँ, पहली बात तो ये होगी कि वहां अब इस सब चीज की बातचीत करेगा कौन? बातचीत होगी किससे? बातचीत लागू कैसे होगी? जैसे हमने देखा कि उनके विदेश मंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया था कि हम अपने पड़ोसी देशों पर कोई हमला नहीं करेंगे, उसके 2 घंटे बाद दुबई पे हमला हो गया था। इसका मतलब वहां अब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया है जो आईआरजीसी वगैरह के स्वरूप में है कि वो अब नियंत्रण में भी नहीं है और वो बलिदान के लिए भी तैयार है। इसलिए हम एक सचमुच में ये बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है इसमें इजराइल ने और अमेरिका ने। हम्म, और ये इजराइल के कहने पर ट्रंप साहब को सऊदी अरब और इजराइल के कहने से ये मामला हुआ है। और अब ये सारी दुनिया को, और हम सबसे ज्यादा तो हम अपनी बात करें कि हमें जो नुकसान हो रहे हैं, हम्म, हमारे यहाँ जो ये आता है फर्टिलाइजर, हम्म, इसका बहुत अमोनिया सारी की सारी, यूरिया, नेप्था, एनपीके, हम्म, इसका मैक्सिमम हिस्सा यहीं से आता है। उसकी वजह है 5-7 दिन में वहां से जहाज यहाँ लग जाता है। हाँ, रेट्स भी ठीक मिलते हैं। लॉन्ग टर्म भी बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्रिप्को विप्को वगैरह के, जो भी हमारे यहाँ फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं। जी, इस लड़ाई से एकाएक ये मिलेगा कहाँ से? इसके बाद जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, चीन को अभी भारत ने कहा था, चीन ने अपने यहाँ सारे एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इस युद्ध की वजह से चीन को भी अपने जरूरत के लिए सब चीज को रोकना है। हम्म, तो मुझे लग रहा है हमारे देश में तो एक बड़ी क्राइसिस अभी एलपीजी की है, इसके बाद खाद की आने वाली है। हम्म, क्योंकि आपकी 55 से 65% आबादी खेती पर निर्भर है, गांव पे निर्भर है। बिल्कुल। और अगर खाद नहीं मिली और हम्म, खाद के दाम, चूंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब हम्म, जो हमारी ऑयल बास्केट है, हम्म, कल मैं इन ऑयल विशेषज्ञों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि वो मत देखिए जो ब्रेंट का रेट आप उस पर इंटरनेट पे देख लेते हैं, $109, $110। हम्म, नहीं ऐसा हो रहा है। इस समय स्पॉट बुकिंग हो रही है और बहरीन से और इन सब जगहों से तेल कहीं $152 में मिल रहा है, कहीं 138 में मिल रहा है। अरे बाप रे बाप। तो उसने कैलकुलेट किया कि इंडिया की बास्केट में इस हफ्ते जो तेल आ रहा है वो $142 के आसपास है। तो अभी मैं पिछले कार्यक्रम में यही कह रहा था कि एक सज्जन सफाइयां दे रहे थे कि नहीं, भारत को लॉन्ग टर्म कोई नुकसान नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म में नहीं हो रहा। बड़ी मैंने कहा भाई आंकड़े देखो यार, हम्म, ₹70 का जो तेल आ रहा था वो ₹142 का आ रहा है और कह रहे हो भारत को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। पूना हो गया। भारत जो एक्सपोर्ट करता था जो चीजें, वो हम्म, एक्सपोर्ट कहीं हो नहीं रहा क्योंकि कोई देश अब कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है। हर देश अपनी अपनी जेब बचा रहा है, इस समय लड़ाई चल रही है। तो हम्म, हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। मजदूर हमारे जो उनके यहाँ काम करते थे 90 लाख, उसमें से 50,000 आ गए और लड़ाई जारी रही तो 90 के 90 लाख घर के लिए भागना चाहेंगे। हम्म, भाई जाहिर है वहां कौन मरने के लिए बैठेगा, काम धंधा हो नहीं रहा है। हम्म, तो ऐसी सूरत में आपको रेमिटेंस नहीं आएगा, हम्म, मजदूर वहां से उल्टे वापस आ जाएंगे अपनी इकोनॉमी में खाली हाथ, यहाँ हम्म, रोजगार है नहीं। हम्म, और ₹170 की चीज ₹142 में खरीद रहे हो। शेयर मार्केट 7-8% डाउन हो चुकी है, 34 लाख करोड़ स्वाहा हो चुका है। हम्म, खाद है नहीं। एलपीजी आपको रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री से हटा के डोमेस्टिक में लगानी पड़ रही है। हम्म, और एनजी के इलाकों में ना, जहां से नेचुरल गैस आनी वहां आग लग गई है। वहां 47% नेचुरल गैस वहां से आती है। इसका रातों रात विकल्प कहाँ पैदा हो जाएगा और कह रहे हो इससे हमारी आर्थिक हालत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, कमाल है भाई। हम्म। ये चलिए, आपके मंच पे जो बातें वहां कहने की बहुत गुंजाइश नहीं नहीं नहीं, वो होती। तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने की कला में उन लोगों को विशेष महारत है। अब जी समस्या दूसरी है कि पैसे का काम पैसे से चलता है। जी। पैसे का काम झूठ से
हो सकता है कि 1-2 दिन तक लोगों को मुगालते में रखा जा सके, झांसा दिया जा सके, तो वो झांसा 1-2 दिन तो चलेगा। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि प्रतिदिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जी। पहले इनका कहना ये था कि हमारे पास 1 महीने के तेल का स्टॉक है। अब उस 1 महीने के अंदर भी हुँ, 20 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। अब जी, बाकी बचते हैं 10 दिन। जी, यानी मार्च का महीना खत्म होते-होते इनके तेल का स्टॉक या तो जब 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 तक उसकी भरपाई नहीं होगी तो तेल का स्टॉक खत्म हो जाएगा। जी, जो तेल मार्केट में ये डालेंगे वो तेल होगा बहुत महँगा जी, और फिर हम जब अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए जाएँगे तो हमको देने पड़ेंगे दाम ज़्यादा। जी। फिर हम लोगों को ₹125 अचानक पता नहीं कितने दाम देना पड़े। आप ज़्यादा इस मामले में ऊर्जा संबंधी आंकड़े और उसकी नहीं, नहीं, आपके मेरे मुकाबले आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपने नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं। समय लगाया मतलब है। ये जी, तो मतलब हम दोनों इस पर सहमत हो सकते हैं कि हमको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे। ज़्यादा दाम देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे काफ़ी। अभी अगर 92, 93, 94, 95 हुँ, रुपए पर लीटर तेल पेट्रोल मिलता है, तो हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी ही ₹125 और ₹150 के बीच में पेट्रोल खरीदना पड़े। अगर युद्ध चला तो हाँ, हाँ, यही देना ऐसी स्थिति तो चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। और ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के लिए सरकार के पास क्या है, हुँ, ये अभी तक उसका केवल एक संकेत निकल के आया है कि सरकार के भीतर बहुत बेचैनियाँ हैं। हुँ, जो सज्जन आपके साथ अभी टीवी के ऊपर फालतू की बकवास बहस कर रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने घबरा कर पैनिक रिएक्शन में अभी जब निर्मला सीतारमण बजट की पूरक मांगें पेश कर रही थी सदन में, तो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का स्टेबलाइजेशन फंड पास करा लिया। ओह! 1 लाख करोड़ का, भारत के इतिहास में पहली बार। ये कभी कोविड के ज़माने में भी नहीं हुआ। ठीक। इकोनॉमिक टाइम्स ने लीड बनाई 1 लाख करोड़ रुपए का स्टेबलाइजेशन फंड यानी उसमें नीचे लिखा हुआ है उसका कारण कि जो युद्ध चल रहा है इससे जो कोई भी सप्लाई चेन टूटेगी उसके प्रभाव होंगे इन सब के लिए हेजिंग करने के लिए सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निकाल के रख लिए हैं। जी। अब आप सोचिए जब मैंने एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से इसका मतलब पूछा तो हुँ, उन्होंने बताया कि बड़ी अजीब सी बात है ये तो 10 दिन में ये वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा। हुँ, ये वित्त वर्ष 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जी, 10 दिन में तो आप 1 लाख करोड़ रुपए आपने इस वित्त वर्ष में निकाल के रखा है। तो 10 दिन में तो आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते। जी, जी। फिर आपको तुरंत दूसरे बजट के लिए फिर से आपको इसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा, हैं? या नई नई रकम आपको लानी पड़ेगी। तो उसमें 1 लाख करोड़ में व्यवस्था है कि 55,000 करोड़ रुपए तो शायद इस वर्ष खर्च यानी सरकार की योजना ये है कि 55,000 करोड़ रुपए इन 10 दिन में ही सरकार सरकार खर्च कर ले। जी, जी। करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बाकी 45,000 करोड़ रुपए अगले साल में डाले जाएँगे और वो राज्यों से खींचे जाएँगे कई हुँ, तरीकों से मतलब जो है। हुँ। ये पूरी योजना है। तो सरकार भी काफ़ी घबराहट के दौर में है। नेचुरल है। नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें। ये टीवी के ऊपर ये लोग जो कलाबाजियाँ खाते हैं, ये परले दर्जे के मूर्ख हैं और इन्हें ये नहीं पता है कि कुल जी, मिलाकर ये सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो अपनी सरकार का नुकसान कर रहे हैं। जिस दिन लोगों को ₹125 पर लीटर तेल खरीदना पड़ा, उस दिन सबसे ज़्यादा लोग किसको गाली देंगे? डोनाल्ड ट्रम्प को गाली थोड़ी ना देंगे वो। सीधी-सी बात है। बेंजामिन नेतन्याहू को गाली थोड़ी ना देंगे। वो तो और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे ठीकरा फूटेगा। और उन लोगों को गाली भी दे तो उनको क्या असर होने वाला है? जो असर होगा इनको होगा। जी, जी। तो ये सारा का सारा झूठ चल रहा है बुरी तरीके से, बिना जी, इसको देखे हुए कि इस झूठ के पैर बहुत ना है ही नहीं और ये हफ्ते भर के अंदर ये झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा। जी, जी। जी। जैसे वो हो गया एक सज्जन ऐसे ही एक चैनल पे आज से 4 दिन पहले चूँकि इनमें सब में होड़ रहती है कि कौन मोदी जी को खुश कर ले चैनल से शायद हुँ, देख लें उसको। हुँ। तो कह रहा है कि 48 घंटे के भीतर अब मोदी जी युद्ध खत्म कर देंगे। उस बात को कहे हुए 7वाँ दिन या 6वाँ दिन है आज। हुँ, तो हुँ, शायद मैंने आपसे बातचीत में वैसे फ़ोन पे ये बात कही थी कि हुँ, कमाल के लोग हैं। हुँ, तो इतनी चापलूसी करते हैं लोग और ये इन मंचों का जिसपे सचमुच में विश्लेषण, बहस और तर्क होना चाहिए, तथ्य आने चाहिए जिससे लोग एजुकेट हों। हुँ, और कम से कम उनको कुरेदने भर का तो काम होना ही चाहिए, वो भी नहीं होता और सिर्फ़ ये होता है कि कौन इस समय मोदी जी को खुश करने के लिए क्या बोल दे कि उन कहीं उनकी नज़र पड़ जाए तो शायद उससे कोई लाभ मिल जाए। इसी की बिल्कुल। होड़ लगी हुई। जी। अच्छा अभी एक नई घटना और हुई है जी, कि जब लारिज़ानी की हत्या हुई, उनको जी, जब मारा गया और उसके बाद में जो
जो सीक्रेट सर्विस के चीफ थे, उनके खुफिया विभाग के चीफ थे, वो भी मारे गए, वो भी जी, शहीद हो गए। जी, उसके बाद चीन ने एक वक्तव्य जारी किया और उस वक्तव्य में चीन ने बहुत ही कठोर शब्दों में, आमतौर पर चीन ने अभी तक कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार कठोर शब्दों में चीन ने कहा है कि नेताओं की हत्या, हुँ, जिसको अमेरिका और इज़राइल डिकैपिटेशन स्ट्राइक बोलते हैं, नेताओं की जी, हत्या जी, को बोलते हैं कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी किसी देश का सिर कलम करना हो अगर ऊपर जी, से, जी, 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 तो उसको डिकैपिटेशन बोलते हैं, सिर कलम करने को। जी, तो जी, ये नेतृत्व की हत्या का मतलब ये है कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक, ये नेतृत्व की हत्या जो है, जी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये चीन ने कहा है। हुँ, हुँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको दर्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे-धीरे करके रूस और चीन दोनों के बोल बदल रहे हैं, सख्त हो रहे हैं इस और उनको लगता है। सिचुएशन में जी, आज चीन ने भी 2 घंटे पहले भी एक बयान दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बताइए? ताइवान से कहा है, हुँ, ताइवान को इस समय हीलियम और एक और चीज़ चाहिए, हुँ, वो उन कारखानों को रन करने के लिए जो चिप बनाते हैं, हुँ, जिससे सारी दुनिया चलती है। हुँ, कहा कि ये वक़्त है कि हमें अपने एक-दूसरे में एसिमिलेट हो जाना चाहिए, यानी वो जो ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, उसके लिए उसने पुश किया है हुँ, और ये समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं मिल-जुल कर। हुँ, ये चीन ने ताइवान की लीडरशिप को हुँ, एक फीलर फेंका है और ये भी खबर आई है कि ताइवान के चारों तरफ हुँ, चीन ने अपने समुद्री जहाज खड़े कर दिए हैं, हुँ, जिससे ताइवान को कहीं से भी ऑयल और ये गैस-वैस पहुँचना मुश्किल है। हुँ, हुँ। तो अब नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं दुनिया नहीं, में। नहीं, वो चीन चीन तो बहुत होशियार देश है ना। देखिए, दुनिया भर में मनुष्य के इतिहास में, मानवता के इतिहास में हुँ, जो कूटनीति है, उस हुँ, कूटनीति के आविष्कारक तो वही हैं। हुँ, 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 हम सब हुँ, लोग तो चीन द्वारा बनाई गई कूटनीति के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन जी, कूटनीति के वही आविष्कारक रहे हैं चीनी लोग। तो उनकी इस मामले में जो खूबियाँ हैं, उसका दुनिया में कोई भी सभ्यता और संस्कृति मुकाबला नहीं कर सकती। जी, जी, तो जी। ऐसी स्थिति में स्थिति यह है कि वो चीन ने भाँप लिया है कि हुँ, इस अंतर्राष्ट्रीय संकट का लाभ उठाकर हुँ, वो अपनी मातृभूमि की भौगोलिक एकता दोबारा प्राप्त कर सकता है। एक तो वो समस्या हल करने की ओर वो एक कदम कम से कम बढ़ा ही लेना चाहते हैं। दूसरे जी। निश्चित तौर पर इस युद्ध के ज़रिए छेड़ा तो इसे अमेरिका और इज़राइल ने है। हुँ, इज़राइल ने अमेरिका को मिला के छेड़ा है। हुँ, लेकिन इससे जो दुनिया भर के भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण थे, हुँ, उनमें गंभीर परिवर्तन हुँ। इस लॉबी के विरुद्ध होने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं जी, लगातार। जी। चूँकि अब ईरान से जो भी समझौता जब भी होगा, हुँ, ज़ाहिर है कि वो उन शर्तों पर जो ईरान मान चुका था, उन पर भी नहीं होगा। अब हुँ, ईरान तो लेवरेज ईरान के पक्ष में है। हुँ, हुँ, अब जब भी कोई चीज़ होगी तो ईरान को जो उसके पास था उससे ज़्यादा मिलेगा हुँ, और उनकी डिमांड का नोट भी अब तगड़ा हो गया है। अब वो बम बनाने की भी बात कर रहे हैं, वो हर्जाना देने की भी बात कर रहे हैं और अन्य जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं और अमेरिका से सारे अड्डे हटाने की भी बात कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने पत्र उस दिन पढ़ के सुनाया उनका जी। खamenei साहब जूनियर का, हुँ, तो उसमें सीधे उन्होंने तो उनकी माँग का दायरा ही बदल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाहिर है ये जैसे आपने कहा, हुँ, अगर आपकी बात 20 दिन और युद्ध चलने वाली सच हो जाती है, हुँ, तो दुनिया को बैठ के तय करना ही होगा। हुँ, या तो दुनिया आणविक युद्ध में चली जाएगी जो और घातक होगा पश्चिम के लिए हुँ, और अगर नहीं गई तो फिर बैठ के उसको यही कुछ तय करना पड़ेगा क्योंकि अब ईरान तो ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि जो भी इनका ईरान के बारे में आकलन था और हुँ, जो हम लोगों को भी उस समय लगता था, हुँ, वैसा कुछ ईरान है नहीं और जैसा ईरान है, उस ईरान को तो ये टीम हरा नहीं सकती। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो हम लोग अब अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। जी। अब आप बताएँ कि ये भारत की भूमिका किस तरीके से बदल सकती है, सकारात्मक हो सकती है? क्योंकि भारत के पास एक मौका था इस युद्ध की शुरू में। मैं कुछ अच्छे अपने पत्रकार बुद्धिमान दोस्तों से एक बार बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत चाहे, तो इस पूरे फैसले में एक पंच की भूमिका निभा सकता है। भारत की ये स्थिति बन सकती है, बशर्ते भारत उसके लिए गुंजाइश बनानी पड़ेगी उसे अपने लिए। उसके लिए उसे एक तरह से मुझे निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी, एक तरह से गुटनिरपेक्षता दिखानी पड़ेगी उसे। जी। मुझे अब इसमें मैं वो मिहिर जोशी वाले लेख पे जाना चाहूँगा हुँ, कि भारत ने अपने को हास्यास्पद बना लिया है। हुँ, दरअसल भारत अब ऐसी भूमिका में है जिसकी कोई भूमिका ही नहीं है। हुँ, भारत है, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं। हुँ, वो फ़ोटो में एक फ़ोटो हो सकता है कि 20 लोग खड़े हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें खड़े हैं
हो हुँ, सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी कैमरे के एंगल से सबसे अच्छी जगह खड़े हों। हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा चौड़े से चलते हुए नज़र आएँ, हुँ, लेकिन भारत की कोई भूमिका इसके अलावा कि उसका एक अच्छा फ़ोटो सेशन हो जाए हुँ, और उसको हमारा मीडिया यहाँ कुछ उसके बारे में कहानियाँ गढ़ दे, हुँ, इससे इतर उसकी अब कोई भूमिका हुँ। ना है, ना दुनिया में कोई उसको उस तरह से स्वीकार कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मतलब बहुत जो भारत इस युद्ध में अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में 4 चाँद लगा सकता था और बिल्कुल बहुत बहुत बेहतर हो सकती थी भारत की स्थिति। सब लोग भारत की तरफ देखते, उसकी बजाय भारत ने सारे मौकों को खो दिया है। उसके लिए दुबे जी भारत का एक स्टैंड होना ज़रूरी होगा ना। हुँ, इस समय जो भारत का नेतृत्व है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। हुँ, दुनिया देख रही है कि वो ट्रम्प साहब से काँपता है। हुँ, दुनिया देख रही है कि वो चीन के सामने बोल नहीं पाता। हुँ। दुनिया देख रही है कि वो ब्रिक्स में है, लेकिन वो अमेरिका के लिए है वहाँ पर। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कह दिया था इस बात को। साउथ अफ्रीका वालों ने कह दिया था। हुँ, कोलंबिया के राष्ट्रपति में ये हिम्मत है जिसको कि ट्रम्प आधे मिनट में उठवा सकते हैं कि हुँ, वो ट्रम्प को गलत कह रहा है। आयरिश राष्ट्रपति जाके गलत कह रहा है। हुँ, भारत की कोई भूमिका कहाँ है? हुँ, भारत की तो बोलती बंद है बाहर के मामलों में। तो एक बोलती बंद भारत हुँ, अपने के लिए किस चीज़ की डिमांड कर सकता है जब वो किसी चीज़ पर किसी के लिए बोला ही नहीं है? हुँ, जब वो किसी के लिए किसी चीज़ पर कुछ बोला ही नहीं है, तो आज उसके लिए कोई क्यों बोलेगा? हुँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हम लोगों को इस घटनाक्रम ये बहुत अफ़सोसनाक घटनाक्रम है और उसमें भारतीय प्रतिष्ठा का जो क्षय हो रहा है, वो और भी ज़्यादा अफ़सोसनाक है। हम सब लोग मानसिक रूप से उससे उससे व्यथित हैं और मैं समझता हूँ नई परख के दर्शक भी इस बात पर गौर करेंगे और जल्दी ही हम लोग नई परख के दर्शकों के लिए घटनाक्रम का नया विश्लेषण लेके आएँगे। शीतल जी, बहुत अच्छी हम लोगों ने चर्चा की और मुझे लगता है कि हम लोगों को 1-2 दिन के अंदर फिर से जो नई घटनाएँ होंगी क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें क्या भी हो मतलब खाड़ी के देशों और खाड़ी के देश अगर युद्ध में कूद पड़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध में कूद पड़ेंगे और फिर ईरान उनके ऊपर और भी ज़्यादा मरणांतक प्रहार करेगा, परिस्थितियाँ उससे और भी ज़्यादा चिंताजनक होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए थोड़ी हट के बात हुई है।